हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता। आई एम फ्रॉम IIT रुड़की और आज हम लोग तीसरी क्लास में हैं वर्क एनर्जी और पावर चैप्टर की। अभी तक हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी है। पहली चीज़ वर्क की डेफिनेशन विच इज़ वर्क इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में जिसको FS cos थीटा भी लिख सकते हैं। आप किसी भी फोर्स का वर्क डन इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ हमने सीखी थी कि अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट वर्क डन मतलब सबका वर्क डन अगर कैलकुलेट करके ऐड करें तो वो किसके बराबर आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। इसको एकदम याद कर लो, ये न्यूटन सेकंड लॉ जितना इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो सारे फोर्स मिलके वर्क करेंगे उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमेशा ट्रू रहेगा। नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और तीसरी चीज मैंने पढ़ाई थी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बहुत आसान होता है, चाहे पार्टिकल सीधे सीधे नीचे आए या ऐसे गिर जाए या उसको ऐसे फेंका जाए और फिर वो नीचे आए। किसी भी केस में अगर बॉडी h हाइट नीचे आ रही है, ऊपर से h हाइट नीचे आ रही है, चाहे ऐसे आए या डायरेक्ट यहाँ पर गिर जाए, तीनों ही केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? प्लस mgh। ओके, ग्रेविटी का वर्क डन x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि y डायरेक्शन में नीचे आए या ऊपर गए। अगर बॉडी नीचे गिरती है तो वर्क डन प्लस mgh होगा ड्रॉप के टाइम। अगर बॉडी ऊपर जाती है मतलब आपने नीचे से बॉल को ऊपर थ्रो किया है, अगर आपने बच्चों नीचे से बॉल को ऊपर थ्रो किया है तो ग्रेविटी इसको स्लो डाउन करेगी। मतलब ग्रेविटी का वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर ऊपर से बॉल नीचे आती है तो ग्रेविटी इसको स्पीड अप करेगी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते टाइम ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाते टाइम ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव। ये तीन चीजें बताई थी, इन पर कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है और कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो वीडियोस देख लो। आज हम तीसरी क्लास में हैं एंड वी आर डूइंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शन की क्या खासियत है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज स्लिपिंग। स्लिपिंग को फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है। ओके, ऐसा कई लोग सोचते हैं कि फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, पर ऐसा नहीं है। कुछ सिचुएशंस में फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है। तो ऐसा कोई दिमाग में गलत धारणा मत बनाओ कि हमेशा फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव लेना है। हाँ, ज़्यादातर केसेस में फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज कर रहा होता है, तो ज़्यादातर केसेस में फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव, पर हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव वाला केस भी कराऊंगा, पर पहले जनरल केस कर लें बिफोर आई कंफ्यूज यू गाइज, बिफोर आई ट्राई टू पुट समथिंग कंफ्यूजिंग हियर। लेट्स डू द बेसिक्स एंड लेट्स क्लियर दैट। सबसे सिंपल केस ये होगा कि एक रफ ग्राउंड पर मैंने M ब्लॉक को U स्पीड से थ्रो कर दिया। ठीक है, मैंने जो मेहनत करनी थी t=0 पर कर दी और इसको थ्रो कर दिया। अब मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं और ग्राउंड कैसा है? रफ है। ग्राउंड रफ है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पास मोमेंटम है आगे की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता रहेगा। मोमेंटम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। हो सकता है किसी पॉइंट पर जाके ये रुक भी जाए। अगर ये काफ़ी लेंदी है तो ये डेफिनेटली रुक जाएगा। अगर ये रफ वाला पोर्शन छोटा सा है तो हो सकता है रुकने से पहले ये इसको क्रॉस कर जाए और आगे चला जाए। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि U स्पीड से रफ ग्राउंड पर थ्रो किया है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होगा। बच्चों पता नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो यू नीड टू लर्न फ्रिक्शन। उस केस में आप जाके फ्रिक्शन वाली वीडियो पहले कवर कर लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। ओके, और अगर फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो मैं समझा लूंगा।
म्यू अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अभी वैल्यू नहीं लेते, ठीक है, वैल्यू क्वेश्चन में जाके लेंगे। तो हमको निकालना है कि ये कितनी देर बाद रुक जाएगा, कितनी डिस्टेंस चलने के बाद ये रुक जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि एनएलएम से कैलकुलेट करें, पर हम एनएलएम से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना सीखनी है बिफोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस कम्स, ठीक है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम आपका टाइम बचाती है कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में जहां बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, इसलिए ये सीखना ज़रूरी है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि एक पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट के बीच, ए से बी के बीच, तो ए से बी के बीच किसी भी दो पॉइंट को ले सकते हैं, यहाँ मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ले रहा हूँ, ए से बी के बीच जितना भी नेट वर्क डन होगा सारे फोर्सेस का, जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में बच्चों कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे? नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक है, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? x डायरेक्शन में। नॉर्मल और mg किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में। तो उनका वर्क डन क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? ये समझ में आना चाहिए। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। परपेंडिकुलर फोर्सेस का वर्क डन, परपेंडिकुलर फोर्सेस का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। नीचे लगने वाली ग्रेविटी का आगे जाने वाले डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं होगा। ऊपर लगने वाले नॉर्मल फोर्स का आगे जाते हुए डिस्प्लेसमेंट में कोई रोल नहीं होगा। आगे कौन कौन से फोर्सेस हैं आगे जाने के मोशन को रोकने वाले? वो है ये फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो इनिशियली आपने इसको जब वेलोसिटी दी तो आपने लात मारी होगी, आपने मेहनत कर दी, वो काम हट गया, ठीक है। अब आपका फोर्स पिक्चर में नहीं है। अब इनिशियल सिचुएशन क्या है कि ब्लॉक के पास इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल क्या है कि ब्लॉक ग्राउंड पर थोड़ी देर बाद रुक जाता है। तो ये जो चलने से रुकने तक की कंडीशन है, इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस का वर्क डन? ग्रेविटी का वर्क डन 0, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0। किसका वर्क डन आएगा पिक्चर में? फ्रिक्शन का। और वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पर थीटा कितना है? वही चीज मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पर थीटा कितना है? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है? आगे की तरफ। और हम फ्रिक्शन किधर लगा रहे हैं? फ्रिक्शन ग्राउंड से किधर लगेगा? पीछे की तरफ। तो लिख दूं यहाँ पर, ये फ्रिक्शन के लिए लिख रहा हूँ। फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। और ये होगा नेट वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। और ये चीज़ किसके बराबर आनी चाहिए? ½ m v² माइनस u², इसके बराबर होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? जब स्लिपिंग शुरू हो चुकी है तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, और मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू n के बराबर। और यहाँ पर n और mg y डायरेक्शन के दो ही फोर्सेस हैं, तो n और mg बराबर होंगे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई म्यू mg। ओके, अगर स्लिपिंग शुरू हो चुकी है तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगेगा म्यू n, और n की वैल्यू यहाँ पर mg है। जब इंक्लाइन प्लेन होगा तो n की वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी। वो केस अभी इसके बाद देखेंगे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ ये कितना गया? हमने माना है d डिस्टेंस, और cos 180 होता है बच्चों -1। तो ये आ गया निगेटिव वर्क डन बाई फ्रिक्शन। इतना वर्क डन फ्रिक्शन ने किया और ये कितना है? ये निगेटिव वैल्यू है, इज इक्वल्स टू ½ m। बच्चों हमें निकालना है कितनी डिस्टेंस बाद रुक जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, और इनिशियल कितनी है? u²। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन होगी। ओके,
और डिस्टेंस निकालनी है, या फिर उल्टा हो सकता है डिस्टेंस गिवन होगी और इनिशियल पूछी जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इक्वेशन एक अननोन तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया माइनस म्यू एम जी डी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, दोनों चीज़ें नेगेटिव आए और दोनों का मतलब आपको समझ में आए कि वर्क डन नेगेटिव है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव है। कोई चीज़ पहले थी और बाद में ख़त्म हो गई तो उसका चेंज कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे m से m काट देंगे एंड वी हैव d इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। ओके, तो this is the distance that will be covered by the block before it comes to rest। ठीक है, इतनी डिस्टेंस चलने के बाद ब्लॉक रुक जाएगा। अब सोचो इसी के दूसरे केस में अगर मैं ये जो रफ पैच मैंने दिया है ये बहुत छोटा सा दूं, ठीक है, छोटा सा टाइनी से पार्ट में रफ पैच है। ओके, ये डिस्टेंस मान लेता हूं x, ठीक है, और x जो है वो इससे छोटा है और मैंने यहां पर u वेलोसिटी से ब्लॉक को फेंक दिया। अगर x इस वैल्यू से छोटा है तो क्या ये रुक पाएगा? यहां पर नहीं रुक पाएगा। नहीं रुक पाएगा तो ये क्रॉस कर जाएगा और क्रॉस करने के बाद भी इसके पास कुछ वेलोसिटी बच जाएगी। अब आपसे पूछ सकते हैं ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? ये गिवन होगा, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन होगा, x गिवन होगा और क्या पूछ सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कब फाइनल वेलोसिटी को जीरो लेना है। जब बोला जाए कि कितनी देर में रुकेगा, रुकेगा, तुमको बता दिया कि रुक जाएगा, तब फाइनल वेलोसिटी को जीरो लेना है। और अगर बोला कि x डिस्टेंस बाद वेलोसिटी निकालो, इसका मतलब है कि वो रुका नहीं है, अभी नहीं रुका है, तो अब वेलोसिटी निकालो। तो दोनों केसेस को आपस में कंफ्यूज नहीं होने देना है। ओके, इस केस में जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे फिर से नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। इस बार फिर से ग्रेविटी का वर्क डन जीरो। क्यों? क्योंकि हाइट तो चेंज हुई नहीं। नॉर्मल का वर्क डन जीरो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस म्यू एम जी। इस बार d की जगह क्या डिस्टेंस है? x, और x छोटी डिस्टेंस है, इज इक्वल्स टू हाफ एम। इस बार v जीरो नहीं ले रहे हैं क्योंकि रुका नहीं है, अभी और चल रहा है, माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब इसको सॉल्व करोगे, m से m काटोगे, 2 को उधर भेजोगे, तो 2 म्यू जी एक्स बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बच्चों v की वैल्यू आएगी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एक्स। आया समझ में? तो फ्रिक्शन लग रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रुक ही जाएगा, हो सकता है रुकने से पहले की वेलोसिटी पूछ ले। तो हमेशा ध्यान देना है कि फाइनली कंडीशंस क्या दी हुई है और क्या चीज़ पूछी गई है। इसको नहीं रटना है, इसको भी नहीं रटना है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अगला केस करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट केस में क्या कर रहे हैं? h हाइट से एक ब्लॉक को हल्का सा पुश किया गया है, थोड़ा सा धक्का दिया गया है। जब भी ऐसा लिखा हो कि पुश्ड स्लाइटली, जस्ट रिलीज्ड, समझ रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि बस इसको यहां पर थोड़ा सा टेढ़े एंगल पर छोड़ दिया गया। इनिशियल वैल्यू कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ये जो टर्म्स हैं समझ लो, पुश्ड स्लाइटली, जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, जस्ट स्टार्टिंग मोशन। तो इसका क्या मतलब होता है कि बस हल्के से वहां पे रख के छोड़ दिया, एकदम कॉर्नर पर, कि इतना कि जैसे छोड़े तो वो धीरे धीरे नीचे पुल होने लग जाए। तो वो पुल होने लग जाएगा, ये स्मूथ सरफेस है तो नीचे स्लाइड होता चला आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अब दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक कि जब वो यहां पर पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी निकालिए। दूसरा, जब वो फाइनली कहीं जाकर रुक जाएगा, क्योंकि ये वाली सरफेस कैसी बनाई है मैंने? रफ। तो पहले स्लाइड करता हुआ आएगा, फिर स्लो डाउन होते 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 होते
रुक जाएगा। पहले उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर वापस कम हो जाएगी और कम होते होते रुक जाएगी। तो दो चीज़ें पूछ सकते हैं, इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी या फिर ये कितनी डिस्टेंस बाद रुक जाएगा। तो बेसिकली ये मोशन हम दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, ए से बी और बी टू सी। ए से बी के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, सोचो। वर्क एनर्जी थ्योरम कब यूज करनी है, जब इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज में से कुछ पूछा हो। ठीक है, ज्यादातर इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज में से कुछ पूछा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप सोच सकते हैं। न्यूटन्स लॉ कब यूज करने हैं, जब एक्सेलरेशन पूछा हो तब न्यूटन्स लॉज यूज करने हैं। तो ए से बी तक आने में हम किसकी एप्लीकेशन सीख रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन ए से बी तक किसने वर्क किया, ग्रेविटी ने। कौन कौन से दो फोर्स लग रहे हैं ए से बी तक, एक ग्रेविटी नीचे की तरफ और एक नॉर्मल इस तरफ। वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इनटू वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, क्योंकि नॉर्मल जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है। ओके, तो बच्चों नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में नॉर्मल का वर्क डन क्या लिखा जाएगा, जीरो, और ग्रेविटी का वर्क डन हमने इतनी बात कर लिया, अगर कोई चीज h हाइट नीचे आती हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh। काइनेटिक एनर्जी का चेंज हाफ m v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज u स्क्वायर। अब आपको क्या क्या पता है, आपको पता है ए से बी तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। ए से बी तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो बी पर वेलोसिटी कितनी आई, √2gh। m से m कट जाएगा, 2 उधर चला जाएगा और √2gh। फिर बात करते हैं बी से सी तक की। मेरे को दो दो वेलोसिटीज, तीन जगह पर वेलोसिटीज हैं, तो मैं इसको v1 बोल देता हूं बच्चों। v1 बोलने से हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम किस पॉइंट की v और किसकी u ले रहे हैं। ओके, ये चीज़ तुम्हें खुद से करना सीखनी है, एग्जाम्पल्स देख देख के कि सर कैसे नेमिंग करते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होता। फिर b से जब c पहुंचे तो c पर वेलोसिटी जीरो है, तो मैं इस बार इसको v2 को जीरो लिख रहा हूँ। ओके, नेमिंग करना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने का। b से c तक के लिए फिर से नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में नेट वर्क डन कौन कौन से फोर्सेस का है, बी टू सी। इस बार ग्रेविटी का वर्क डन जीरो। क्यों, क्योंकि बी टू सी में कोई हाइट चेंज नहीं हो रहा है। तो चूंकि कोई हाइट चेंज नहीं हो रहा है तो अब ग्रेविटी का वर्क डन जीरो, नॉर्मल का वर्क डन फिर से जीरो। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फिर कौन सा फोर्स बचा बी टू सी में, जब रफ सरफेस पे कोई चीज घिसते हुए आगे जाएगी तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन। ओके, तो वर्क डन किसका आएगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शन का वर्क डन यानी फ्रिक्शन की वैल्यू इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस मान रहे हैं हम, d इंटू कॉस 180 डिग्री। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि होपफुली तुम एग्जाम में डायरेक्टली इसको क्या लिखोगे, माइनस म्यू mgd। अभी तुम पूरा पूरा लिखोगे तो एग्जाम में डायरेक्टली लिखोगे कॉस 180 का -1। फ्रिक्शन की वैल्यू, स्लिपिंग शुरू हो चुकी है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एफ मैक्स के बराबर, जो कि होता है म्यू n, जो कि हो जाएगा म्यू mg। और ये सब की वैल्यू किसके बराबर आएगी, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, हाफ m ब्रैकेट में। फाइनल वेलोसिटी क्या है अब, v2 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी b से c के लिए क्या है, v1 स्क्वायर। ओके, कौन सी वैल्यू जीरो है, थोड़ा सा सोचो, फाइनल वेलोसिटी v2 जीरो है, तो ये क्या आ गया, माइनस म्यू mgd
इज इक्वल्स टू माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, एम से एम गया, और डी की वैल्यू कितनी आई, वी वन स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। वी वन की वैल्यू हम पहले पार्ट में निकाले थे, उसका स्क्वायर हो जाएगा 2gh अपॉन 2 म्यू जी, और g से g 2 से 2 गया, आंसर आया h बाई म्यू। बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको ध्यान दो कि ये मेथड काफ़ी लेंदी है। ये मेथड है लेंदी क्योंकि हमने 2 बार वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, तो मैंने करके दिखाया क्योंकि कई लोग इस तरीके से ही सीखे होते हैं और वो इसी से करते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम आप 2 इमीडिएट पॉइंट्स के अलावा स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल एंडिंग पॉइंट के बीच भी लगा सकते हो और आपका पूरा क्वेश्चन एक ही लाइन में सही सॉल्व हो सकता है। लेकिन प्लीज़ ये शॉर्टकट की तरह मत समझना, इस चीज़ को समझना कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी अप्लाइड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, यही प्रॉपर तरीका है। वो तो तब यूज़ करना है जब इंटरमीडिएट वैल्यूज़ पूछी जाए। ओके, मतलब वो वाला पार्ट हमको, सी वाला पार्ट तो कभी यूज़ ही नहीं करना है, ए बी तो कभी यूज़ करना भी पड़ सकता है। ए से सी तक डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ए से ये गिरना शुरू हुआ, पहले स्लाइड किया, फिर आगे गया रफ सरफेस पे, तो ए से सी तक नेट वर्क डन। अगर ए से सी तक की बात करें तो बच्चों थोड़े पार्ट में ग्रेविटी ने भी वर्क डन किया, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया थोड़े से पार्ट में, प्लस mgh। फिर थोड़े पार्ट में फ्रिक्शन ने भी वर्क डन किया, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, माइनस म्यू mgd। और फाइनली ये कहाँ पहुंच गया, सी पर। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि हाफ एम, सी पर वेलोसिटी कितनी है v2 स्क्वायर, माइनस ए पर कितनी है u स्क्वायर, और बच्चों ये दोनों ज़ीरो हैं। तो फिर इसका कई लोग मीनिंग नहीं समझ पाते कि सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गया, पहले भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, फाइनल भी ज़ीरो थी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी ने जितना पॉजिटिव वर्क किया, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन ने उतना ही नेगेटिव कर दिया। तो एक फोर्स ने वेलोसिटी बढ़ाई और दूसरे ने कम कर दी, और जब दोनों का इफेक्ट कट गया, एक दूसरे को कैंसिल कर गया, तो इनिशियली भी ज़ीरो था और फाइनली भी ज़ीरो हो गई काइनेटिक एनर्जी। कोई चेंज नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी में, कोई चेंज नहीं हुआ। ये पूरी चीज़ क्या है, ज़ीरो। तो mgh माइनस म्यू mgd बराबर ज़ीरो, और इसको सॉल्व करोगे m से mg से g कट जाएगा, h इज इक्वल्स टू म्यू d, दैट गिव्स मी d इक्वल्स टू h बाई म्यू। समझ में आया? तो इतना पूरा किया और उसके बाद सिर्फ इतने से पार्ट में सॉल्व कर दिया। तो इस चीज़ को समझो कि वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर टाइम सेव करती है। इसको NLM से करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट करोगे, एंड देयर आर अदर क्वेश्चंस आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो NLM से करने में बहुत ही टफ लगता है बच्चों को, तो आप इसको नोट डाउन करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन फ्रिक्शन पे मेरा फेवरेट है। फेवरेट क्यों है? क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझसे ये एक एग्जाम में गलत हो गया था, तो मैंने घर आके इसके ऊपर PhD कर दी थी। PhD मतलब मैंने ऐसे 5-6 क्वेश्चन निकाले ढूंढ के और सारे के सारे सॉल्व किए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में क्या है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एक हिस्सा रफ है और एक हिस्सा स्मूथ है। अब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है, हम बहुत सिंपल वाला केस ले रहे हैं कि नीचे का आधा जो है, ये जो नीचे का L/2 पोर्शन है बच्चों, ये रफ है। ठीक है, नीचे का L/2 रफ है और ऊपर का L/2
स्मूथ है। ओके, और अब इसके ऊपर एक डब्बे को रख के जस्ट रिलीज्ड, बताया था ना, u इक्वल टू 0 से आगे की तरफ हल्का सा धक्का दे दिया गया, बहुत ही हल्का सा, u इक्वल टू 0 से छोड़ दिया हल्का सा धक्का देके, तो ये स्लाइड करता हुआ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? स्लाइड करता हुआ आएगा। पहले तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर ये रफ पोर्शन पे आ जाएगा और फिर इसकी स्पीड घटने लग जाएगी। तो क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं कि यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो कि अगर ये रेस्ट से शुरू कर रहा है तो रेस्ट पे ही मोशन खत्म हो। क्वेश्चन समझे कि ऊपर वेलोसिटी जितनी बढ़े, नीचे वाले पोर्शन में वेलोसिटी उतनी ही डिक्रीज हो जाए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो रेस्ट से छोड़ेंगे और रेस्ट पे ही मोशन खत्म होगा। कई लोग समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं, और उसमें उनकी गलती नहीं होती। एक्चुअल में गलती क्या है कि लैंग्वेज, अब फिगर तो बनी आती नहीं है, फिगर बनी आ जाए तो फिर क्या दिक्कत है। लिखा होता है इंक्लाइन प्लेन, द अपर हाफ ऑफ अ इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ, द लोअर हाफ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज रफ. What should be the coefficient of friction such that the block released at rest comes to rest at the lowermost point? सुना तुमने क्वेश्चन? तुम रिपीट में जाके लिख सकते हो क्वेश्चन, तुम्हारी सिंसियरिटी के ऊपर है, या फिर फिगर बहुत अच्छे से बनाओ। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सच दैट द ब्लॉक released at rest on the top comes to rest again at the bottom. आई होप क्वेश्चन सबके समझ में आ गया, क्वेश्चन पक्के से समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू करें? तो भयंकर गलती होगी अगर तुम A से B की बात अलग करो और B से C की बात अलग करो। अगर तुमने दोनों पार्ट की बात अलग अलग करी तो वाट लग जाएगी तुम्हारी। ठीक है, वाट लग जाएगी मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पहले तो मैं इसकी थोड़ी साफ सी फिगर बना लूँ। ओके, सिर्फ अच्छा, क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ दी है टोटल। ठीक है, L/2 L/2। क्वेश्चन में ना तो ये एंगल थीटा दिया है और ना ये हाइट h दी है। मैं दोनों की वैल्यू लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मुझे इनको फाइनल आंसर में नहीं रखना है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन में, अच्छा हाँ याद आया कि क्वेश्चन में ये वाला एंगल गिवन होगा। एक्चुअली एंगल जो है वो थीटा गिवन है, थीटा को हम फाइनल आंसर में रख सकते हैं। हाइट गिवन नहीं है, ना लेंथ गिवन, हाइट और लेंथ गिवन नहीं है, -1 बच्चों, सॉरी, हाइट और लेंथ गिवन नहीं है। सिर्फ लिखा है कि ब्लॉक रिलीज्ड एट रेस्ट कम्स टू रेस्ट अगेन एट द बॉटम। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो कि अगर 50-50 स्मूथ और रफ है तो जब रेस्ट पे छोड़े तो वापस रेस्ट पे आ जाए। ठीक है, तो A से C तक डायरेक्टली क्या लगाओ? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि A से C तक कौन कौन से फोर्सेस ने वर्क किया? तो तुम बोलोगे सर एक तो नीचे आया तो ग्रेविटी ने वर्क किया होगा, कितना? mgh, h गिवन नहीं है पर लिख दिया, h हटा देंगे थोड़ी देर में। दूसरा फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा, कितने पोर्शन में? सिर्फ लोअर हाफ में। तो बच्चों फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे। स्लिपिंग हो रही है तो कितना लग रहा होगा? μn। और इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल mg के बराबर होता है? नहीं, इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल किसके बराबर होता है? mg cos थीटा के बराबर। तो इंक्लाइन प्लेन पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ -μmg cos थीटा। ये हो गई फ्रिक्शन की वैल्यू।
और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, L/2, ओके, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, और बी पर जब पहुंचे, बी को क्रॉस करते हुए सी पर जब पहुंचे तो फिर से काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, ग्रेविटी ने जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई पूरे टाइम में, फ्रिक्शन ने सिर्फ लोअर हाफ में उतनी काइनेटिक एनर्जी घटा दी। तो टेक्निकली ग्रेविटी का वर्क डन जितना पॉजिटिव है, फ्रिक्शन का वर्क डन उतना निगेटिव हो जाए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा mgh इज इक्वल्स टू म्यू mg L cos θ/2। ये सब 0 है बच्चों, ओके। तो इसको 0 से इक्वेट करोगे तो ये इधर आ जाएगा, दोनों बराबर होने चाहिए। अब h क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है, h को क्या लिख सकते हैं, L sin θ लिख सकते हैं या नहीं। फिर से बना दूं ट्रायंगल, L θ h की वैल्यू किसके बराबर होगी, L sin θ। परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस इनटू sin θ। इसमें 1% डाउट नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पर तुमको। अगर डाउट है तो तुरंत ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करो। cos θ/2, mg से mg गया, L से L गया, 2 उधर गया और cos θ उधर गया, तो म्यू की वैल्यू आई tan θ/2। अगर म्यू की वैल्यू आई 2 उधर जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, माई मिस्टेक, 2 इधर आ जाएगा। म्यू की वैल्यू आई 2 tan θ। तो अगर म्यू की वैल्यू 2 tan θ है तो ये नीचे पहुंचते टाइम वापस रेस्ट में आ जाएगा। अगर सिर्फ 1/3 ऑफ द इंक्लाइन रफ होता तो म्यू की वैल्यू आती 3 tan θ। अगर सिर्फ 1/4 ऑफ द इंक्लाइन रफ होता तो म्यू की वैल्यू आती 4 tan θ। तो ये जो मैंने बाद में 2 चीज़ें बोली रटनी नहीं है, इसी क्वेश्चन को फिर से समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। खुद से फिर से समझ के सॉल्व करोगे तो इस तरह के रिजल्ट तुम खुद से डिराइव करने लग जाओगे, सोचने लग जाओगे कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ, पहले इसको फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। ये मेरा फ्रिक्शन का और ग्रेविटी का मिक्स पर सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लिया तुमने पॉज करके। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए दे देता हूँ। इसको यहाँ पर रख के ब्लॉक को छोड़ दिया और बोला है कि जो नीचे का 1/3 ऑफ द इंक्लाइन है वो रफ है, ओके। तो बताइए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा so that the blocks come to rest at the lowermost point। यहाँ पर वेलोसिटी फिर से कितनी हो जाए, 0, जब इसको ऊपर रेस्ट पे छोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करके देखना चाहिए, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही होगा। आंसर आएगा म्यू इज इक्वल्स टू 3 tan θ। देखो अगर तुम्हें एनएलएम में याद हो तो जब म्यू की वैल्यू tan θ के बराबर होती थी तो ये स्लिप नहीं करता था। अब ये आधे में स्लिप कर रहा है, ठीक है, मतलब पूरा नीचे आ रहा है और आधे का फ्रिक्शन को इसको रोकना है, तो म्यू जो है वो डबल द tan θ होगा। अगर पूरे में नीचे आ रहा है, ग्रेविटी को पूरी मिल रही है टाइम, ठीक है, पूरी हाइट मिल रही है वर्क करने के लिए, फ्रिक्शन को सिर्फ 1/3 मिल रहा है, तो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 3 टाइम्स ऑफ tan θ होना पड़ेगा। लेकिन वो लॉजिक सब तब सोचना है जब वो तुमको अंदर से आए, ऐसे नहीं मैंने बोल दिया तो नहीं याद करना है, ठीक है। तो तुमको ये वाला क्वेश्चन खुद से प्रॉपरली सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू द ब्लॉक रिलीज्ड एट टॉप विल कम टू रेस्ट अगेन एट द बॉटम, ठीक है।
इसको मैं हटा रहा हूं, क्वेश्चन को मैंने आंसर बता दिया है, आपको खुद से सॉल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फ्रिक्शन में जाते जाते। ठीक है, ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये इंटीग्रेशन बेस्ड है, लेकिन होते हैं ना कुछ क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन बेस्ड है लेकिन वो होते इजी है, वो उतने टफ नहीं होते। ठीक है, तो इस केस में एक चेन ग्राउंड पे रखी है और ग्राउंड की सरफेस है रफ, इस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू। ठीक है, और इसके इधर ये स्मूथ है, और अब मुझे एक फोर्स लगा के F लगा के इस पूरी चेन को, जिसका मास है m और लेंथ है l, पूरी चेन को स्मूथ सरफेस पे लेना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। कैलकुलेट मिनिमम वर्क required to move the chain from rough to smooth surface completely by external force F। तो कोई और जुगाड़ नहीं लगाने कि मशीन से ऊपर उठा के फिर आगे ले जाके नीचे रखती है, नहीं। ठीक है, वैसा कुछ नहीं करना है। इस फोर्स के दम पर इस चेन को स्लाइड करके रफ सरफेस से स्मूथ सरफेस पे ले जाना है। ओके, तो पहले क्वेश्चन को तुम देख लो। ठीक है, अब मुझे ये सोच के बताओ कि फोर्स पूरे टाइम सेम लगाना पड़ेगा या स्टार्टिंग में ज़्यादा लगाना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, चेन का थोड़ा पोर्शन रफ पे और थोड़ा पोर्शन किस पे पहुंचता जाएगा, स्मूथ सरफेस पे। तो जो पोर्शन स्मूथ सरफेस पे पहुंच गया उसको तो आगे खींचने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ना। जो पोर्शन स्मूथ एरिया में आ गया, इधर आ गया इस लाइन के, ठीक है, जो इस लाइन के इधर आ गया वो तो स्मूथ पे आ गया। तो क्या आपको पूरे टाइम बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा या पहले ज्यादा लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे फोर्स कम लगाना पड़ेगा? मेरे हिसाब से धीरे धीरे फोर्स कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ इतने पोर्शन पर ही लगेगा और यहां पर इस फोर्स को किसको ओवरकम करना है, फ्रिक्शन को, क्योंकि mg तो नीचे लगता है, नॉर्मल ऊपर लगता है। पीछे कौन सा फोर्स लगेगा? पीछे लगेगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की जब स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एन। तो अब नॉर्मल कौन सा लेना पड़ेगा, पूरी चेन पर जो नॉर्मल लग रहा है या जो इस वाले पोर्शन पर लग रहा है n1? क्योंकि इस वाले पर अलग होगा n2, इस वाले का नॉर्मल सिर्फ इतने पार्ट के m1g के बराबर होगा, ना कि टोटल mg के बराबर। तो ये चीज तुम्हारे समझ में आनी चाहिए कि फ्रिक्शन इस केस में म्यू n1 होगा और n1 जो है वो क्या होगा, म्यू m1g। इज दैट क्लियर? और एट एनी पॉइंट अगर x पोर्शन बाहर जा चुका है, x पोर्शन बाहर जा चुका है, तो कितना पोर्शन अंदर बचेगा? तो बोलोगे सर l माइनस एक्स पोर्शन बचेगा। टोटल लेंथ है, x चला गया तो l माइनस एक्स बचा। तो अगर l लेंथ का मास m है तो 1 लेंथ का मास होगा m बाई एल और l माइनस एक्स का मास होगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m1। ये वाले पोर्शन का मास कितना आया, दिस वैल्यू। इसको आप यहां पुट कर सकते हो, यू विल गेट म्यू m1 की वैल्यू m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। ये हो गया फ्रिक्शन और इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। कम से कम इतना लगाओगे तभी खिसकेगी। मिनिमम फोर्स, मिनिमम वर्क पूछा है तो कम से कम फोर्स में खिसकाना है, पर कम से कम फोर्स भी कितना होना पड़ेगा, इस फ्रिक्शन के बराबर।
फ्रिक्शन ऑन L माइनस एक्स लेंथ, और वो कितना आया हमारा म्यू m बाई L माइनस एक्स इंटू जी। तो डरने का नहीं, ठीक है, डर के आगे जीत है, जीत तक पहुंचने का। वर्क कितना है एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी तक पढ़ा था ना शुरुआत में ही, फोर्स एफ डॉट एस अगर फोर्स कांस्टेंट है, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन अगर फोर्स वेरिएबल है, तो एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। बच्चों ये इंटीग्रेशन बच्चों का खेल है, ओके। म्यू एम बाई एल जी, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है, एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स, बाकी तो सब कांस्टेंट है। एल का इंटीग्रेशन कितना होगा एल एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 म्यू एम जी बाई एल। और x की वैल्यू क्या पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे, इनिशियली कोई भी पोर्शन आगे नहीं था तो x की वैल्यू 0 होगी, और फाइनली पूरा पोर्शन आगे निकल जाएगा तो x की वैल्यू l होगी। बच्चों इस लेवल के इंटीग्रेशन से नहीं डरना है। इवन नीट वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको कोई नहीं बोलेगा इंटीग्रेशन बेस्ड है, ठीक है। l माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, आपको इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx का इंटीग्रेशन 2x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 होता है। इतना बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप 2-4 क्वेश्चन जरूर मिस करोगे। म्यू एम जी बाई एल, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2, तो एल स्क्वायर बाई 2। फाइनल आंसर म्यू एम जी एल बाई 2, ओके। तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, इससे पिछले वाला और ये 2 क्वेश्चन फ्रिक्शन के मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। इनको नोट डाउन करो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्प्रिंग फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। चलो।